हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता ही है कि आज है संडे और संडे को हम करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी हम उन्हीं चीज़ों का करते हैं जो हम मंडे टू सैटरडे पढ़ते हैं। बट आज आपका ऐसा नहीं है कि जो आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है बस वही आपको मिलने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन जो आपने लास्ट वीक पढ़ा था यानी कि इससे पहले जो आपने पढ़ा था वहाँ से लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन आपके जो आपने अभी हाल फिलहाल में पढ़ा है वहाँ से लिए गए हैं। और अगर आपको याद हो तो होम मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले हमने आपको एक सेशन करवाया था जिसमें हमने राजस्थान के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में। तो जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर हमने करवाए थे आपको। लगभग 50 क्वेश्चन हमने वहाँ पर सॉल्व किया था। कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे तो उसमें से कुछ क्वेश्चन को आज हमने ले लिया है। कुछ क्वेश्चन आपके रह गए हैं, उनको जब हम नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी इंक्लूड कर लेंगे। तो इस तरह से आपके थोड़े-थोड़े सारे प्रैक्टिस हो जाएँगे और क्वेश्चन जो था वो काफ़ी अच्छा था, इसीलिए हमने सारे क्वेश्चन को ले लिया है। बस जो आपके बिल्कुल ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन आए थे, उन्हीं को हमने इंक्लूड नहीं किया था। तो क्वेश्चनों की संख्या आपकी वही 50 रहने वाली है। करना कुछ नहीं है आपको, बस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और पेन और नोटबुक आप लेकर बैठे होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो साथ ही साथ आप काउंट करते हुए चलिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। लास्ट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और आपका एग्ज़ाम, देखिए आपको कभी भी नेगेटिव पॉइंट की तरफ नहीं चलना है। जैसा कि आपको पता ही है कि लास्ट दिसंबर यानी कि 20 दिसंबर के बाद और 15 जनवरी के पहले-पहले आपके एग्ज़ाम होने की संभावनाएँ हैं, यानी कि आपको बता दिया गया है कि आपके एग्ज़ाम हो जाने हैं। तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी को करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं कुंभ, ये जो आपका महाकुंभ होने वाला है इसका प्रारंभ हो जाएगा तो हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा। वहाँ पर तैयारियाँ चल रही होंगी इस वजह से हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपको नेगेटिव पॉइंट के साथ नहीं चलना है, आपको हमेशा पॉजिटिव पॉइंट के साथ चलना है कि हमारा एग्ज़ाम 15 जनवरी के पहले-पहले हो जाना है। ऐसी स्थिति को आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अभी एग्ज़ाम से 60 दिन पहले बच्चों को इन्फ़ॉर्म करने के लिए जो माँग की गई है, उसके आधार पर हो सकता है हमसे जो है एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि 60 दिन तो पूरे नहीं होंगे जब से हमें इन्फ़ॉर्म किया गया है या अभी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। तो अगर वो लोग क्या करते हैं, तैयारी कर लेते हैं और आपको यही 10 दिसंबर के बाद ही आपको बता देते हैं कि आपका 25 या 30 जो भी है, 15 के पहले-पहले 15 जनवरी के पहले-पहले आपके एग्ज़ाम की डेट दे देते हैं और एग्ज़ाम करवा लेते हैं, तो क्या होगा? तो इसीलिए आपको नेगेटिव पॉइंट को नहीं ध्यान में रखना है, आपको हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव पॉइंट को ही ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करना है। डेट बढ़ जाता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम और तैयारी कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ अगर पहले ही एग्ज़ाम हो गया और आप तो रटते रह गए, अरे कुंभ का मेला है, एग्ज़ाम नहीं होगा। 60 दिन पहले आपने इन्फ़ॉर्म नहीं किया, एग्ज़ाम नहीं होगा, तो क्या आप एग्ज़ाम देने जाएँगे नहीं? जाएँगे, बिल्कुल जाएँगे, सब जाएँगे। बस फ़र्क इतना होगा कि जो यही देखते रह जाएँगे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ये हवा है या कुंभ का मेला है, एग्ज़ाम नहीं करवा पाएँगे या फिर ये 60 दिन पहले इन्फ़ॉर्म नहीं किया इन्होंने, एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये सब अलग की बातें हैं। आपको बस ये ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है कि हमें हमारा एग्ज़ाम 15 जनवरी के पहले-पहले हो जाना है, ठीक? इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है और चलिए हम भी अपने समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक? आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से गृह व्यवस्था का हृदय कहा जाता है? आप इनमें से किसे गृह व्यवस्था का हृदय कहते हैं? क्या आयोजन क्रिया को कहते हैं? क्या नियंत्रण क्रिया को कहते हैं? क्या आप निर्णय क्रिया को कहते हैं या फिर उपरोक्त सभी?
तो आपने ये पढ़ रखा है कि गृह व्यवस्था का हृदय जो होता है वो आपका निर्णय क्रिया होता है। लेकिन ज़रा एक बार कमेंट करके ये बताइए मुझे कि ये जो लाइन बोली गई थी किसके द्वारा बोली गई थी? किसने हृदय कहा था या आत्मा कहा था, मूल कहा था? निर्णय को गृह प्रबंधन का मूल, आत्मा या फिर आपका हृदय किसने कहा था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला कि निर्णय क्रिया को गृह व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कह रहा है विरोधपूर्ण स्थिति को तय करने के लिए फॉलेट ने सुझाव नहीं दिया। आपको अगर याद हो तो फॉलेट ने कुछ सुझाव दिए थे द्वंद्व को समाप्त करने के। यानी कि जो विरोधपूर्ण स्थिति है उसके कुछ सुझाव दिए थे फॉलेट महोदय ने, तो 4 सुझाव पहले दिए थे और 2 सुझाव इन्होंने बाद में दिए। कुल मिलाकर इन्होंने 6 सुझाव दिए थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा ऐसा सुझाव था जो कि फॉलेट महोदय के द्वारा नहीं दिया गया था? क्या वो स्वेच्छा से समर्पण था, समझौता था, विरोध था या फिर एकीकरण था? तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो अभी हमने हाल-फिलहाल में चर्चा किया था, फॉलेट महोदय के द्वारा द्वंद्व को समाप्त करने के सुझाव दिए गए थे, तो इन्होंने बताया कि एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण कर देना, ये भी बताया था। समझौता करना, ये भी बताया था। एकीकरण, ये भी बताया था, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं बताया था। उन्होंने विरोध नहीं बताया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा। पेन और नोटबुक आप लेकर बैठे होंगे, कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, उन्हें आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है निर्णय क्रिया का चरण नहीं है। इनमें से निर्णय क्रिया का चरण कौन-सा नहीं है? क्या समस्या की अस्पष्टता नहीं है? उत्पन्न समस्या के लिए विकल्पों की खोज नहीं है? विकल्पों के विषय में सोचना, एक विकल्प को चुनना। तो जो निर्णय क्रिया का चरण था, आपको पता है कि उसमें उत्पन्न समस्या के विकल्प की खोज करना था। मतलब पहले आप समस्या को देखेंगे, समस्या को परिभाषित करेंगे, फिर उत्पन्न समस्या के लिए आप विकल्प खोजेंगे। विकल्पों के विषय में भी आपको सोचना था। जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा उसमें से आपको एक विकल्प को चुनना था। लेकिन समस्या की अस्पष्टता नहीं थी। समस्या को पहले स्पष्ट करना यही पहला नियम ही था। तो यहाँ पर आपका निर्णय क्रिया के चरणों में यही पहला चरण ही आपका गलत हो जाएगा कि समस्या की अस्पष्टता। यहीं पर अगर आपकी समस्या की अस्पष्टता होता तो ये आपका राइट हो जाता। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उत्तम विकल्प के चुनाव के लिए ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? क्या समयानुकूल, कम प्रयास, खतरा या फिर सुरक्षा? तो जब आप उत्तम विकल्प के चुनाव कर रहे हो तो उसके लिए आपको सुरक्षा के ध्यान रखना आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाकी ये जो समयानुकूल है, कम प्रयास है, खतरा है, इन सभी को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं हैं। इनमें से कौन-सा है जो कि प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? क्या ज्ञान प्रभावित नहीं करता है? पारिवारिक साधन प्रभावित नहीं करता है? मूल्य प्रभावित नहीं करता है या फिर योजना आपका प्रभावित नहीं करता है? तो जो प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्वों में सम्मिलित नहीं है वो आपका योजना है। बाकी ज्ञान, पारिवारिक साधन, मूल, ये सारे के सारे आपके प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्वों के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने कहा है, मतलब आपको कथन बताना है, निर्णय व्यवस्था निर्णय व्यवस्था प्रक्रिया की वह या सबसे छोटी इकाई है, किंतु यह भौतिक विज्ञान में अणु के समान है। ये आपका एक परिभाषा दिया गया है और ये परिभाषा आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा कि ये किसका कथन है कि जो निर्णय व्यवस्था है प्रक्रिया की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन किंतु यह भौतिक विज्ञान में
अणु के समान है। क्या ये ब्रेटन ने कहा था, ग्रासियम कैंडल ने कहा था, ओपेनहीम ने कहा था या फिर निकोलियम डॉर्सी ने कहा था? तो ये जो कथन बोला गया है, ये जो परिभाषा दी गई है, वो दिया गया है ब्रैटन महोदय के द्वारा। तो ये नाम थोड़ा-सा नया लग रहा होगा, इनकी परिभाषा को कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि शायद से हमने अपनी क्लास में इनकी इनका ज़िक्र नहीं किया है, बट आई थिंक हमने ये सबसे छोटी प्रक्रिया, जो छोटी इकाई माना गया है, ब्रैटन के द्वारा माना गया है। मुझे याद आ रहा है कि हमने अपनी परिभाषा में इस लाइन का ज़िक्र किया था। बट कोई नहीं, अगर नहीं किया है तो नाम थोड़ा-सा आप नोट डाउन करके रखेंगे, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है, जिनके प्रति निर्णय को किया गया है। किसके? विस्थापन, संस्थापक, प्रतिस्थापन या फिर नियोजन। तो हमें पता है कि निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है, जिनके प्रति निर्णय किया गया है, प्रतिस्थापन होगा वो आपका, ठीक? क्या होगा? प्रतिस्थापन होगा। ये आपका पीवाईक्यू है, जो अभी लास्ट टाइम आपका एग्जाम हुआ था, वहां पे 2021 में हुआ था, तो तब का ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार निर्णय क्रिया का चरण है। क्या है? समस्या क्या है? विकल्प क्या है? कौन सा विकल्प उत्तम है या फिर उपरोक्त सभी? अब अगर आपने क्लास ली है, थ्योरी की क्लासेस आपने ली हैं, तो आपको पता है कि ये तीनों ही आपको बताया गया है, यानी कि यहाँ पर तो आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। लेकिन लेकिन क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप बताएँगे कि ये जो आपको 3 चरण दिए गए हैं, मतलब जो ये निर्णय क्रिया के 3 चरण दिए गए हैं, समस्या क्या है, विकल्प क्या है, कौन-सा विकल्प उत्तम है, ये किसके द्वारा दिया गया है? क्या ये ग्रास और कैंडल ने दिया है, निकोलियम डॉर्सी ने दिया है, ओपेनहीम ने दिया है, कोडजिन ने दिया है या फिर आपके जॉन ड्यूई ने दिया है, किसने दिया है? बस आप एक बार इनके नाम मुझे बता दीजिएगा, फिर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, आप सभी क्लास में एक्टिव रहते हैं। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? क्या ये निर्णय की स्थिर प्रगति है, निर्णय में अंतर संबंध है, उपलब्ध वस्तुओं के प्रति अज्ञानता है या फिर पारिवारिक साधन है? तो जो ये तत्व हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभावित नहीं करते हैं। आपने पढ़ा था, निर्णय की स्थिरता है, निर्णय में अंतर संबंध है, पारिवारिक साधन। लेकिन ये जो उपलब्ध वस्तुओं के प्रति अज्ञानता है, ये नहीं प्रभावित करता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, अच्छा, जैसे कभी-कभी होता क्या है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है कि ये क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है। ऐसा आपके साथ अक्सर होता होगा और हम सबके साथ होता है। लेकिन होता क्या है कि जब आप ऑप्शन पढ़ते हैं ना, तो उसमें से आपका 3 ऑप्शन तो आपको मेल खाता है, 1 ऑप्शन आपका गलत होता है। कहने का मतलब, या तो 3 आपके पॉजिटिव दिए होंगे, 1 नेगेटिव दिया होगा, या फिर आपके 3 नेगेटिव दिए होंगे, 1 आपका पॉजिटिव दिया होगा। तो ऐसा कभी भी आपके साथ, ऐसी अगर सिचुएशन आती है कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ रहे हैं, तब भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से तसल्लीपूर्वक पढ़ेंगे, तो आपको जो आंसर होगा ना, वो खुद ही बोलेगा कि देखो, हाय मैं यहाँ हूँ, मुझे टिक करो। तो आप उसको टिक करके निकल जाना, ठीक? मेरी इस बात को आप ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब आप बैठना, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मैं ये एक कंडीशन बता रही हूँ कि आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसके ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। जो आपका राइट ऑप्शन होगा, वो अपने आप हाथ उठा देगा कि देखो मैं यहाँ पर हूँ और मुझे टिक करो, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है, निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है कब? नई परिस्थितियों में समायोजन में, घर में विशिष्ट स्थिति उत्पन्न होने पर, जब योजनाएं दीर्घकालिक हों,
या फिर उपरोक्त सभी। हमें बहुत अच्छे से पता है कि निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता हमें हर चरण दर चरण पड़ती रहती है। कभी हमें छोटे निर्णय लेने हैं, कभी हमें बड़े निर्णय लेने हैं। तो यहाँ पर नई परिस्थितियों में समायोजन करने में भी आपको निर्णय लेना है। घर में विशिष्ट स्थिति उत्पन्न होने पर भी आपको निर्णय लेना है। कभी-कभी घर में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें वहाँ पर निर्णय लेना पड़ता है। और जब हम बड़ी योजनाएँ बनाते हैं या जो दीर्घकालिक योजनाएँ हैं, तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। तो इन सभी स्थितियों में हमको निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है। संगठन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। आपको बताना है कि कौन-सा, इसमें से कौन-सा कारक है जो संगठन को प्रभावित नहीं करता है। क्या परिवार का आकार है, आर्थिक स्थिति है, योजना है या फिर पारिवारिक उत्तरदायित्व का कार्यभार है? तो जो संगठन को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो परिवार भी है, आर्थिक स्थिति भी है, परिवार के उत्तरदायित्व का कार्यभार भी है, लेकिन ये योजना आपके संगठन को प्रभावित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से कौन प्रबंध के कार्यों से संबंधित है? आपको बताना है कि ये जो आपको नाम दिख रहे हैं, इनमें से कौन प्रबंध के कार्यों से संबंधित हैं? क्या वो हेनरी फेयोल हैं, टेलर हैं या गिलवर्थ हैं या फिर एल्टन मेयो हैं? तो ये जो आपके प्रबंध के कार्यों से संबंधित हैं, वो आपके यहाँ पर हेनरी फेयोल हैं। इन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे। इन्होंने मैनेजमेंट के 14 सिद्धांत दिए थे और यही आपके प्रबंध के कार्यों से संबंधित हैं। इनकी मतलब पूरी थ्योरी है, इनका सिद्धांत ही है जिसमें इन्होंने 14 सिद्धांतों की बात की है कि मैनेजमेंट में किस तरह से 14 सिद्धांत आपके रहते हैं। तो इनका एक अलग ही है जो कि आपके नेट वगैरह में ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, तो नेट लेवल पर इनके पूरे सिद्धांतों को पढ़ा जाता है। हालाँकि अगर आप अब देखेंगे तो जो ऐसा कोई पोर्शन आपका नहीं बच रहा है जो कि नेट से मतलब ये आपके छोटे लेवल इन द सेंस मेरा कि टीजीटी, पीजीटी से कुछ भी अछूता रह गया है। मतलब जहाँ पर आपसे इनका नाम पूछ रहा है, वहाँ पर ये जो है जो आपका नेट का पेपर होता है, उसमें यहाँ पर इनसे जो इनके 14 सिद्धांत हैं, वो पूछे जाते हैं। हालाँकि मैं आज इनके सिद्धांत आपको टेलीग्राम पर भेज दूँगी, एक बार आप उनको वहाँ से देख लीजिएगा, बाकी डिटेल में बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर ज़रूरत होगी तो हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप एक बार टेलीग्राम पर जो मैं इनके जो 14 आपके प्रिंसिपल दिए हैं इन्होंने, उसको मैं एक बार टेलीग्राम पर भेज दूँगी, आप वहाँ से देख लेना, ठीक? और अगर आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर जॉइन कर सकते हैं और भी काफ़ी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएँगी, ठीक? चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि व्यवस्था का सिद्धांत संगठन में शक्ति है। क्या कहलाता है? क्या ये आपका स्केलर चैन कहलाता है? इक्विटी टू गेन कहलाता है? स्टेबिलिटी का टेन्योर कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो व्यवस्था का सिद्धांत जो है आपका संगठन में शक्ति, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि व्यवस्था का एक सिद्धांत क्या है, संगठन में शक्ति है, ये आपका स्केलर चेन कहलाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। चाय बनाना निर्णय का उदाहरण है। किस प्रकार के निर्णय का उदाहरण है? आदतन का है, तुरंत का है, चेतन का है या फिर आपाती का है? ध्यान रखिएगा, सेम क्वेश्चन यही आपसे पूछा गया था लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था आपका कि कॉफ़ी बनाना किस प्रकार का निर्णय है। तो क्या कभी आपको चाय, कॉफ़ी बनाने के लिए बहुत सोचना विचारना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है? कहेंगे नहीं, ये तो आदतन निर्णय है हमारा। किसी ने हमसे कहा 1 कप चाय चाहिए, हम तुरंत किचन में गए, हमको कुछ सोचना विचारना नहीं है, हमने चीनी, चाय पत्ती, दूध, अदरक कहाँ रखा है हमको सब पता है, हम बनाकर लाकर दे देते हैं।
इसके लिए हमें कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये आपका आता है आदतन निर्णय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कौन सा चरण है? जो ये समस्या को परिभाषित करना निर्णय प्रक्रिया का कौन सा चरण है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो जो आप समस्या को सबसे पहले परिभाषित करते हैं, वो है आपका पहला चरण, जिसमें आप यानी कि निर्णय प्रक्रिया का पहला चरण है समस्या को परिभाषित करना। जब तक आपको समस्या का ज्ञान नहीं होगा, आप विकल्प को आपको विकल्प का ज्ञान नहीं होगा, विकल्प का ज्ञान नहीं होगा तो आप उत्तम विकल्प कहाँ से चुनेंगे? उत्तम विकल्प नहीं चुनेंगे तो निर्णय कैसे लेंगे? जब निर्णय नहीं लेंगे तो अब जो भी परिणाम आने वाला था उसको स्वीकारेंगे कैसे? कहने का मतलब मैंने आपको पाँचों चरणों को बता दिया। अब एक बार आप इसको मुझे बताएँगे कि निर्णय प्रक्रिया के जो 5 चरण अभी-अभी मैंने आपको बताए, वो थोड़ा-सा अलग ढंग से बताया बट मैंने आपको पाँचों बता दिया। आप एक बार कमेंट बॉक्स में उसको सीधे-सीधे छाप दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 में। कह रहा है डॉट 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 प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा है। तो प्रबंधन का अर्थ क्या है कि प्रबंधन समस्याओं में किस प्रबंधन का अर्थ यहाँ पर पूछ रहा है? समस्या, हल, वैज्ञानिक या कलात्मक? तो आपको ध्यान रखना है कि समस्या प्रबंधन का वह अर्थ है कि प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये आपका PYQ था। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण आवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है। ये जो आयोजनाबद्ध भागीदारी है, आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण आवृत्तियों में परिवर्तन के लिए उदाहरण है क्या? साझेदारी और निर्णय निर्माण, आयु में परिवर्तन, लंबी बीमारी या फिर प्राधिकार की स्थिति। तो आयोजनबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों में परिवर्तन का जो उदाहरण है वो है आपका साझेदारी और निर्णय निर्माण। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। निर्णय लेने के 3 चरण किसके द्वारा दिए गए थे? अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने एक बार पहले भी किया था और आपसे पूछा भी था, 3 चरण बताए थे और बोला था आपसे कि इन तीनों चरणों को किसके द्वारा दिया गया था। अब अगर आपका दिमाग चल रहा है, अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से किया है तो इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ, बस वही 3 चरण आपको यहाँ पर छाप देने हैं। ये जो निर्णय लेने के 3 चरण थे वो आपके ओगेल के द्वारा नहीं दिए गए थे, स्वामीनाथन, श्री लक्ष्मी इन्होंने नहीं दिए थे, किसने दिए थे? जॉन ड्यूबी ने दिए थे। अब अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन यानी कि 3-4 क्वेश्चन पहले हमने किया था, अगर आपने ध्यान से उस चीज़ को देखा है, तो आप मुझे बताइएगा जो जॉन ड्यूबी ने जो 3 चरण दिए थे, निर्णय लेने के 3 चरण दिए थे, वो कौन-कौन से थे? एक बार आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा ज़रूर, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। डॉट 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 आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसर पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। मतलब आपको बताना है कि इनमें से क्या आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। क्या ये आयोजना है, स्वीकार करना है, कार्य करना है या फिर चुनना है? तो जो ये हमारा आयोजना है, आयोजना आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। किसके अनुसार मतलब एक परिभाषा दी गई है, किसके अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्व से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है? किसने ऐसा या किसका मानना है कि मनुष्य का जो आवास है वो जो बाह्य तत्वों से सुरक्षा से बहुत कुछ अधिक है। जैसा हम पढ़ते हैं ना कि जो हमारा आवास है ये हमें
बाह्य तत्वों से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि जो जंगली जानवर हो गए, धूल, मिट्टी, ये जो आंधी, तूफान, बारिश, इन सभी से हमारी रक्षा करता है। तो लेकिन ये किसने ये कहा कि मनुष्य का जो आवास है वो बाह्य तत्वों की सुरक्षा से बहुत कुछ है। क्या ये ग्रासियम कैंडल ने कहा, बेयर ने कहा, या फिर अगल्टेसिक ने कहा, नीरो गर्ग ने कहा? तो ये जो परिभाषा दी गई या जो ये कथन है, ये विचार है, ये आपके बेयर महोदय के हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निर्णय लेना इस पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रचलित मत पर भरोसा करना, कार्यवाही के रास्ते को निकालना, विकल्पों का विवेकपूर्ण चयन करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। हम सब जानते हैं कि निर्णय लेना आपका किस पर आधारित है। तो जो निर्णय लेना आपका आधारित होता है वो विकल्पों का विवेकपूर्ण चयन पर होता है। किस पर? विकल्पों का विवेकपूर्ण चयन पर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा है, क्या है? मतलब किसी बिंदु तक, ऐसा माने किसी बिंदु तक कुछ करने की इच्छा क्या कहलाती है? क्या ये दर्जा है? क्या ये मनोवृत्ति है आपकी? मूल्य है या फिर लक्ष्य है? तो आप सब कहाँ तक कार्य करना चाहते हैं? किस बिंदु तक कार्य करना चाहते हैं? अपने एग्ज़ाम के बिंदु तक आपके आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है अध्यापक बनना। तो उस लक्ष्य तक, उस बिंदु तक पहुँचने की इच्छा है आपकी, कार्य कुछ भी करने की आपकी ये इच्छा होती है। तो हम पहुँचना कहाँ चाहते हैं? अपने लक्ष्य पर पहुँचना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, डॉट जीवन को अर्थ देता है। इनमें से क्या जीवन को अर्थ देता है? लक्ष्य देता है, मूल्य देता है, मानक देता है, या धन देता है? तो आपके जीवन को जो अर्थ देता है वो आपका लक्ष्य नहीं है, मानक नहीं है, धन नहीं है, वो है आपका क्या? मूल्य है। मूल्य आपके जीवन को अर्थ देता है। हर व्यक्ति के अपने-अपने वैल्यूज़ होते हैं, अपने-अपने मूल्य होते हैं, ठीक? और सबके मूल्य अलग-अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। गृह प्रबंध की परिभाषा है। मतलब अगर हम और भी आसान शब्दों में कहें तो गृह प्रबंध का अर्थ बताना है। घर की देखभाल करना है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधनों का प्रबंध करना है, कार्यों को समाप्त करना है, या फिर घरेलू कार्यों में दक्षता प्राप्त करना है। तो गृह प्रबंध की परिभाषा, अब जैसे आम लोगों की अवधारणा है उसके हिसाब से तो घर जो गृह विज्ञान है उसका यानी कि गृह प्रबंध है, आम लोगों के अनुसार तो घर की देखभाल करना ही होगा, या फिर घरेलू कार्यों में दक्षता प्राप्त करना होगा। यही तो आम लोगों की अवधारणा है। अगर आप उनसे कहिए कि हमें गृह प्रबंध करना है, या उनसे पूछिए कि गृह प्रबंध का अर्थ क्या है, तो वही है कि घर का देखभाल करिए, घर को व्यवस्थित रखिए, घरेलू कार्यों में दक्षता प्राप्त करिए। लेकिन हमें पता है कि गृह प्रबंध की जो परिभाषा है, वो है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना, ठीक? क्या है? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना। ये होम साइंस को लेकर जो लोगों की मेंटालिटी है, ये कह सकते हैं बहुत ही बेकार है। मतलब अगर आप उनसे कहिए कि हम होम साइंस पढ़ रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि ज़ाहिर-सी बात है कि अगर ये होम साइंस पढ़ रहा है तो ये पढ़ रहा है, तो बस इसको तो बढ़िया खाना बनाना आता होगा और यही पढ़ाया जाता है। ठीक? तो ये लोगों की एक मेंटालिटी बन गई है कि होम साइंस का अर्थ क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मूल्य बनते हैं, किससे बनते हैं? मानव रुचि, इच्छा और अनुभव से, व्यक्ति तथा स्थिति के बीच अंतरक्रिया से, मानवीय मूल्य तथा समस्याओं का हल ढूंढने से, या फिर उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, जो मूल्य बनते हैं, मूल्य मानव की रुचि, इच्छा और अनुभव से बनते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। वैसे हमने अपना आधा क्वेश्चन समाप्त कर लिया, ठीक?
आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन आपके सामने, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने तीसरी या फिर चौथी बार आ रहा है, बस क्वेश्चन का फॉर्म आपका चेंज हो चुका है। ठीक? निर्णय किसने निर्णय प्रक्रिया के निम्न सोपान सुझाए हैं? कौन-कौन से? समस्या क्या है? विकल्प क्या है? कौन-सा विकल्प उत्तम है? ये जो सोपान सुझाए गए निर्णय प्रक्रिया के किसके द्वारा सुझाए गए? ओपेनहीम के द्वारा, लुईस एलन के द्वारा, जॉन ड्यूवी के द्वारा या फिर ग्रासियम कैंडल के द्वारा। तो अभी तक अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये जॉन ड्यूवी के द्वारा बताया गया था। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। जब भिन्नताएं पैदा होती हैं, तब उनका विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, वरन उनका सामना करना चाहिए। ये विचार किसका है? क्या ये फॉलेट का है, ओपेनहीम का है, ओरिजिन का है या फिर ग्रासियम कैंडल का है? तो ये परिभाषा हमने अपनी क्लास में देखी थी। द्वंद्व को समाप्त करने के लिए फॉलेट महोदय ने 4 सुझाव दिए थे और ये परिभाषा भी उन्हीं के द्वारा दिया गया था कि जब भी द्वंद्व होता है, जब भी विभिन्नताएं पैदा होती हैं, तब हमें उनका विरोध करने की आवश्यकता नहीं होती है, वरन उनका सामना करना चाहिए। और ये शायद आपका फॉलेट महोदय से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन होगा यहाँ पर। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है। निर्णय की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। क्या निर्णय साधन है, निर्णय साध्य है, निर्णय वास्तविक होता है, निर्णय आपका धनात्मक व ऋणात्मक होता है? तो आपने निर्णय की कई परिभाषाएं, कई विशेषताएं देखी थी। क्या निर्णय आपका साधन है या साध्य है? बाकी ये वास्तविक होता है, धनात्मक और ऋणात्मक भी होता है, ये हम जानते हैं। बस आपको ये बताना है कि क्या निर्णय साधन है या फिर साध्य है। तो ये जो आपका निर्णय होता है, ये आपका साध्य नहीं होता है। साध्य का मतलब होता है कि लक्ष्य। साध्य का क्या मतलब होता है? कि लक्ष्य है। ये आपका साधन तो है लेकिन साध्य नहीं है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी विशेषताओं में शामिल नहीं है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निर्णय होते हैं, निर्णय कैसे होते हैं? परिवर्तनीय होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं, कठोर होते हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो हमें पता है कि निर्णय हमारे परिवर्तनीय होते हैं। हमें ये लचीले होते हैं। हमें जैसे आवश्यकता होती है, हमें अपने निर्णय में परिवर्तन लाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। मानवीय साधन में सम्मिलित है। मानवीय साधन आपने देखा था, पारिवारिक साधन आपके 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय और अमानवीय। मानवीय संसाधन कौन से हैं? जो मानव के अंदर निहित होते हैं, आपको दिखते नहीं हैं, कोई उसे चुरा नहीं सकता और ना ही कोई उसे छू सकता है। जबकि अमानवीय वो होते हैं जिन्हें कोई भी चुरा ले, छू ले, आपको बाहर से ही दिखते हैं। तो योग्यता है, कौशल है, धन है। योग्यता कौशल तो मानवीय है बट आपका धन नहीं है। पेन और घर ये दोनों नहीं है। पार्क और ईमानदारी, पार्क आपका यहाँ पर अमानवीय हो गया, ईमानदारी भले ही आपकी मानवीय है। ज्ञान, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, ये सारी की सारी तीनों चीज़ें मानव के अंदर में निहित होती हैं और यही आपके मानवीय साधन होते हैं। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31। सड़क हो गया, उद्यान हो गए, पार्क हो गया, विद्यालय हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, आपके पुस्तकालय हो गए, ये सारी चीज़ें किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आती हैं? क्या ये मानवीय संसाधन है? क्या ये अमानवीय संसाधन है? क्या ये भौतिक संसाधन है या फिर ये सामुदायिक संसाधन है? सामुदायिक संसाधन यानी कि जो आपका एक सार्वजनिक संसाधन भी आपने पढ़ा था, तो ये आपके कोई एक व्यक्ति इन्हें उपयोग नहीं करता है, ये आपके सामुदायिक संसाधन होते हैं। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32। निकिलियम डॉर्सी ने समय को माना है।
आपको पता है कि निकिल और डॉर्सी, ग्रास और कैंडल, इन दोनों ने ही मानवीय और अमानवीय 2 प्रकार के संसाधनों का वर्गीकरण किया था, लेकिन भिन्नता कहाँ पर आ रही थी? तो समय को लेकर। अब आपको बताना है कि जो निकिल और डॉर्सी हैं, इन्होंने समय को क्या माना? मानवीय माना, अमानवीय माना, सामूहिक माना माना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, निकिल और डॉर्सी, जो आपके निकिल और डॉर्सी हैं, इन्होंने समय को क्या माना? इन्होंने अमानवीय माना। वहीं जो आपके ग्रास और कैंडल हैं, उन्होंने मानवीय माना था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, कि निकिल और डॉर्सी ने समय को अमानवीय माना था। अगला क्वेश्चन है आपका, साधनों के उपयोग। अगला क्वेश्चन आपका 33 है। साधनों के उपयोग के सिद्धांत में पहला सिद्धांत क्या है? क्रियान्वयन का है, निरीक्षण करना है, समायोजन करना है या फिर लक्ष्य निर्धारित करना है? अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, साधनों के उपयोग के सिद्धांत की, तो उसमें पहला सिद्धांत आपका हो जाता है कि हमें सबसे पहले अपने लक्ष्यों का निर्धारण करना है। सबसे पहले आप लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे, उसके बाद आप क्रियान्वयन, निरीक्षण और समायोजन करेंगे। ठीक? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्यों का निर्धारण करना। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, साधनों द्वारा अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए एलिजाबेथ हॉयट ने कितने सुझाव दिए थे? जो साधनों के द्वारा अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए एलिजाबेथ हॉयट ने कुछ सुझाव दिए थे, वो सुझाव आपके कितने थे? 3 थे, 4 थे, मतलब 8 थे, 2 थे, 4 थे, 6 थे, कितने थे? अगर आपको याद हो तो हमने 4 सुझाव पढ़े थे। एलिजाबेथ हॉयट के द्वारा दिए गए 4 सुझाव थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि संसाधनों की पूर्ति में हमें वृद्धि करना है। दूसरा उपाय उन्होंने बताया था कि वैकल्पिक जो उपयोग हैं, उनका ज्ञान हमें होना चाहिए। साथ ही साथ जो तीसरा उन्होंने बताया कि हमें अपने उपयोग में वृद्धि करना चाहिए। चौथा उन्होंने बताया था चुनाव के मध्य में हमें संतुलन रखना था। तो 4 उन्होंने सुझाव दिए थे, जिसमें आपने देखा पहला संसाधनों की पूर्ति में वृद्धि था, दूसरा वैकल्पिक उपयोग का ज्ञान था, तीसरा उपयोग में वृद्धि करना था और चौथा चुनाव के मध्य संतुलन करना था। यही 4 उन्होंने बताए थे। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, अगर यहाँ पर आपको एलिजाबेथ हॉयट या फिर फॉलेट इन सब में कोई समस्या आ रही हो, तो आप एक बार क्लास ज़रूर लीजिएगा, जो अभी हमने हाल फिलहाल में लिया था। ठीक? चलिए, साधनों की विशेषता नहीं है। साधन सीमित होते हैं, यानी कि असीमित होते हैं। साधन उपयोगी होते हैं, साधन सीमित हैं, साधनों में अंतर संबंध होता है। हम सब जानते हैं कि साधन हमारे असीमित नहीं है, हमारी इच्छाएँ असीमित हैं, हमारी आवश्यकताएँ असीमित हैं। साधन तो हमारे सीमित हैं, साधन उपयोगी हैं, सीमित हैं और इनमें अंतर संबंध भी होता है। तो यहाँ पर जो आपके साधन असीमित दिया गया है, ये कथन आपका बिल्कुल पूर्णतः गलत है, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित हैं, लेकिन हमारे जो इच्छाएँ हैं, जो हमारी आवश्यकताएँ हैं, वो असीमित हैं और हमें अपनी इन असीमित आवश्यकताओं को इन्हीं सीमित संसाधनों से ही पूर्ण करना है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहते हैं। ये कथन किसका है? और ये परिभाषा हमने अपनी ही क्लास में देखी थी। क्या ये किंज का है, देशपांडे का है, निखिल डॉर्सी का है या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर आपने क्लास ली है तो नो डाउट आपको ये आंसर आ रहा होगा कि ये जो परिभाषा दी गई थी, ये किंज महोदय के द्वारा दी गई थी। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37 पर। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की उपस्थिति से अस्थायी फॉर्म का निर्माण किया जाता है? अब 37 नंबर से लेकर 50 नंबर तक जो भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ये वही राजस्थान से जो आपके बचे हुए क्वेश्चन थे वहीं के हैं। ठीक? तो यहाँ पर कुछ आपको डाटा दिया गया है, उस डाटा को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो
इनमें से निम्न में से किस खाद्य पदार्थ की उपस्थिति से अस्थायी फोम का निर्माण किया जा सकता है? क्या वो स्टार्च है या फिर मार्जरीन है, शहद है या फिर जिलेटिन है? तो ये जो आपका स्टार्च है, सॉरी, ये जो आपका जिलेटिन है, जिलेटिन से आपका क्या होता है, स्थायी फॉर्म का निर्माण होता है। किससे होता है? जिलेटिन के द्वारा होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा फल लौह तत्व का उत्तम स्रोत है? क्या खजूर है, केला है, आम है, अंगूर है? तो हमें पता है कि अगर हमें लौह तत्व का उत्तम स्रोत इसमें से खोजना है तो वो हो जाता है हमारा खजूर। खजूर में अच्छी खासी मात्रा में, खजूर में ही क्या, आप जो भी आपकी ब्राउन चीज़ें हैं जब आप उनको खाते हैं तो उससे आपको लौह तत्व की प्राप्ति होती है। तो आप में से जिनके पास भी खून की कमी है तो वो डेली 2-4 खजूर खाया करें। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस यांत्रिक परिसज्जा में कपड़ों को दो समांतर चेन के बीच में क्लिप की सहायता से खींचा जाता है? क्या ये मोयरिंग में किया जाता है? क्या ये वॉशिंग में किया जाता है? या फिर ये श्रीनाइजिंग में किया जाता है? या फिर ये टेंटरिंग में किया जाता है? तो ये जो आपकी ये जो क्लिप के द्वारा खींचा जा रहा है वो आपका टेंटरिंग में किया जाता है। और एक बार आप ये बताइए कि जैसे ये टेंटरिंग में क्या होता है, हम कपड़ों को समानांतर करते हैं चारों तरफ। जो जैसे जब कपड़े हमारे करघे से उतरते हैं तो उसमें खींचातानी रहता है, कोई कपड़ा ऐसे तिरछा-मिर्छा जो भी है रहता है, तो हम उसको टेंटरिंग परिसज्जा के द्वारा उसको समानांतर करते हैं। ठीक? अब यहाँ पर आपके लिए ये टेक्सटाइल का क्वेश्चन है और टेक्सटाइल में भी आपका परिसज्जा से लिया हुआ क्वेश्चन है। आप एक बार बताएँगे ये 4 जो आपके दिए गए हैं, इनमें से क्या ये 4 के चारों आपके यांत्रिक परिसज्जा हैं या इनमें से कोई आपका रासायनिक परिसज्जा भी है? ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन-सा कपड़ा अनुसंधान संघ अहमदाबाद में स्थित है? इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इनमें से कौन-सा? अब देखिए, अगर आप थोड़ा-सा भी दिमाग लगाना चाहें, तो ये आपका जो अहमदाबाद में स्थित है, ये इसका नाम ही अहमदाबाद से शुरू होगा। तो ये आपका बत्रा, सित्रा, अत्रा या फिर नित्रा, ये 4 नाम दिए गए हैं। ये आपका अत्रा है, ATIRA, ठीक? और इसका फुल फॉर्म होता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अहमदाबाद, ए से अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च फिर एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म क्या है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे हैं तो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। ये आपका ATIRA अत्रा का फुल फॉर्म होता है। ठीक? ये आप नोट डाउन कर लेंगे। उम्मीद है कि आपने नोट डाउन किया होगा। और अगर आपको याद हो तो हमने सिल्क में भी सशमीरा का नाम सुना था और जूट में एक नाम सुना था जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है। एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि वो क्या था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41 है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप गलत नहीं करेंगे। भारत के किस राज्य में पटोला वस्त्र बनाया जाता है? कहाँ पर बनाया जाता है? बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? तो ये जो पटोला वस्त्र है ये तो आपको पता है कि गुजरात में बनाया जाता है। लेकिन आप मुझे बताएँगे कि बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ के प्रसिद्ध कढ़ाई का नाम आप मुझे बताएँगे कि कौन-कौन सी कढ़ाई की जाती है? प्रसिद्ध कढ़ाई का नाम आप मुझे बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का बताएँगे। ठीक? एक-एक नाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। कौन सा रेशा आपका जलने के उपरांत
इनमें से कौन सा रेशा जलने के उपरांत कठोर काले रंग का मोती छोड़ता है? मतलब जब आप इसको जलाते हैं तो ये काले मोती के तरह हो जाता है। और अभी आपने हाल-फिलहाल में रेशा परीक्षण किया था, वहाँ पर आपने इस चीज़ को पढ़ा था, ठीक? क्या है, क्या कपास में होता है, रेयॉन में होता है, ऊन में होता है या फिर पॉलिएस्टर में होता है? तो ये कहाँ पर होता है? जब आप रेशे को जलाते हैं, तो जलाने के बाद इसमें कठोर काले रंग का मोती बन जाता है, ये आपके पॉलिएस्टर में होता है। आपको फिर से बता दूँ, ये जो आप 37 नंबर से लेकर क्वेश्चन देख रहे हैं, 50 तक जो आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये सारे के सारे आपके राजस्थान वाले से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत के तकनीकी वस्त्र को बढ़ावा देता है? यहाँ पर भी आपको एक फुल फॉर्म ध्यान रखना है। क्या वो एनएफएसएम है, एनटीटीएम है, एनसीईएफ है, जीआईसी है? तो ये जो आपका भारत के तकनीकी वस्त्र को बढ़ावा दे रहा है जो मिशन, वो है आपका एनटीटीएम। क्या है? एनटीटीएम है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। आप इसे भी नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। एनटीटीएम, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ये फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपसे हाथ पैर जोड़ के निवेदन है, क्योंकि जो नई चीज़ें मिलती हैं आपको उन्हें नोट डाउन कर लेना चाहिए। ये हम अपनी क्लास में नहीं पढ़ते हैं या आपके बुकों में ऐसे नहीं मिलती हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपकी नज़रों के सामने आ रहा है, तो आपको इसे नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि हमारी बुकें इतनी जल्दी अपडेट नहीं होने वाली हैं। लेकिन मैं आपको बार-बार कहती हूँ, हमें खुद को अपडेट करना पड़ेगा। तो आप इन चीज़ों को नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्न में से कौन-सी क्रियात्मक परिसज्जा है? इसमें से आपकी कौन-सी क्रियात्मक परिसज्जा है? क्या ये आपका मर्सराइज़िंग है, रोगाणुरोधी है, नैपिंग है या फिर पराबैंगनी सुरक्षा है? तो जो आपका क्रियात्मक परिसज्जा है वो आपका पराबैंगनी सुरक्षा है। क्या है? पराबैंगनी सुरक्षा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। किस संश्लेषित रेशे को आम तौर पर कैश मिलान के नाम से जाना जाता है? मतलब इनमें से कोई एक ऐसा रेशा है जिसको हम कैश मिलान के नाम से भी जानते हैं। क्या वो पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है या फिर स्पैंडेक्स है? तो ये जिसे आप एक संश्लेषित रेशा, हालाँकि यहाँ पर आपको संश्लेषित रेशे दिखेंगे। तो जो आपका कैसमिलॉन जिसे हम कहते हैं, वो हमारा एक्रिलिक है। एक्रिलिक को ही हम कैसमिलॉन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। किस रंग या फिर डाई को आइस कलर भी कहा जाता है? ये नए-नए जो शब्द मिले हैं, प्लीज़ इन्हें नोट डाउन करते हुए चलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक? तो जो इसमें आइस कलर के नाम से किसको जाना जाता है? क्या अम्लीय रंग को बोलते हैं, मॉर्डेंट रंग को बोलते हैं, क्षारीय रंग को बोलते हैं या फिर एज़ोइक रंग को बोलते हैं? तो ये जो आप आइस रंग बोलते हैं या आइस कलर बोलते हैं, वो एज़ोइक रंग को बोलते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 47। 47 कह रहा है, पर्सपीरोमीटर का उपयोग किसके प्रति रंग की स्थिरता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है? ये जो पर्सपीरोमीटर है, ये किसके प्रति रंग की स्थिरता को आप परीक्षण करने के लिए उपयोग करते हैं? लाइट, रगड़, पसीना या फिर धोना? यानी कि जब आप धोते हैं। तो ये जो आपका एक टूल है, आपका पर्स पिरोमीटर है, इसका उपयोग आप पसीना के प्रति रंग की स्थिरता का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 48 है। ऐसा करघा जिसमें पिकिंग एक तलवार जैसे उपकरण द्वारा किया जाता है, कहलाता है। मतलब
आपको ऐसे करघे का नाम बताना है जिसमें जो पिकिंग किया जाता है वो एक तलवार जैसे उपकरण के द्वारा किया जाता है। इसे आप क्या कहते हैं? इसे रिपेयर करघा कहते हैं, शटल करघा कहते हैं, जल जेट करघा कहते हैं या फिर एयर जेट करघा कहते हैं। तो जो ये तलवार जैसा उपकरण होता है जो कि पिकिंग करता है, इसे हम रिपेयर करघा के नाम से जानते हैं। ठीक? नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, नवीन भारत साक्षरता कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? आपको बताना है कि ये जो नवीन भारत साक्षरता कार्यक्रम है, इसका प्रारंभ कब किया गया? 1 अप्रैल 2022, 10 अप्रैल 2022, 20 29 जुलाई 2020, 1 अप्रैल 2023। तो ये जो नवीन भारत साक्षरता कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 से की गई थी। बढ़ते हैं हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका 50 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मानव संसाधन का भाग है? अभी अभी आपने इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन किया कि मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन कौन से हैं, तो बस यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि मानवीय संसाधन कौन है। क्या दिलचस्पी है, क्या भोजन है, पार्क है या फिर उपकरण है? तो हमें पता है कि भोजन हो, पार्क हो, उपकरण हो, ये सारी की सारी चीज़ें अमानवीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि हम इनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, चुरा सकते हैं। लेकिन जो ये दिलचस्पी है आपका, ये मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। दिलचस्पी को ना कोई चुरा सकता है, छू सकता है और ना ही इसे कोई देख सकता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट क्वेश्चन है वो है, राइट ऑप्शन है वो है पहला वाला, जो है आपका दिलचस्पी। तो ये आज के थे हमारे 50 क्वेश्चन, जो कि अलग-अलग जगहों से लिए गए हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जो नई चीज़ें आपको मिली हैं, आपने उन्हें नोट डाउन किया होगा और आप इन चीज़ों को याद भी कर लेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। आज साथ में मैंने 50 क्वेश्चन के साथ-साथ करीब-करीब मैंने 7 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे भी हैं। तो उम्मीद है कि 7 से 8 नहीं तो अगर हर व्यक्ति एक-एक जवाब देगा, तब भी 1-2 ऐसे आपके आंसर आ ही जाएँगे। तो कम से कम 20 से 25 कमेंट आने चाहिए। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर जॉइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको जो अभी हेनरी फयोल के 14 सिद्धांत हैं, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगी। एक बार बस आप उसे ध्यान से देख लेना। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए।